नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन। नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 9। पाठ का नाम है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। बच्चों, हमने इसके 5-6 पार्ट पहले ही पढ़ा चुके हैं कि हमने बताया था कि अहिंसा क्या है और सत्याग्रह क्या था। फिर गांधी जी के द्वारा जो है कि जो आंदोलन आगे बढ़ाया गया उसकी क्या रणनीतियाँ थी। फिर उन्होंने बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन में क्या क्या किया गया, क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए थे। इसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ। कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद हमने देखा था कि जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो क्रांतिकारियों ने अपने दम पर आंदोलन करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग जो है कि भारत को आज़ाद करवाएंगे अपने दम से, अपने संगठन के माध्यम से। तो उसमें देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिंद्र सान्याल थे। इन सब ने जो है कि संगठन बनाया और अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करना शुरू किया। फिर इसी में काकोरी कांड हुआ, हमने देखा था। फिर हम देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने कर दी सैंडर्स की हत्या और राजगुरु ने मिलकर। इसके बाद हम देखते हैं कि बटुकेश्वर दास और भगत सिंह दोनों ने मिलकर नेशनल असेंबली पर बम फेंका। बम से उसको जो है कि फेंक कर ये बताया कि बहरी कानून को हम ये सुनाना चाहते थे कि जो कानून तुम लोग पास कर रहे हो, जिसमें एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों बिलों को तुम पास मत करो। तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि ये दोनों बिल लोगों के अधिकार की अवहेलना करता है या लोगों के अधिकारों को कम करता है। तो इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इस बिल को पास मत करो, वरना इतना बम मारेंगे कि तुम्हारे जो है कि सदन में छेद हो जाएगा। तो ये केवल संदेश देने की कोशिश किसने की थी? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन बाद में उनको जो है कि पकड़कर फांसी दे दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। इसके बाद हमने देखा सबने आगे आंदोलन देखा था कि कितनी बड़े लेवल पर सबने आगे आंदोलन चला और कैसे दांडी मार्च हुआ और दांडी मार्च में क्या क्या घटनाएं घटी। ब्रिटिश सरकार एकदम पगला गई कि ये कौन सा नया मार्च गांधी जी ने निकाल लिया है कि जो है कि हिंसा ही नहीं हो रही है, कहीं कोई आगजनी की घटना नहीं हो रही है। क्योंकि हिंसा और आगजनी जैसे होती थी वैसे ब्रिटिश सरकार जो है कि बड़ा प्रसन्न होती थी कि अब इनको हम दौड़ा के मारेंगे। लेकिन जब हिंसा ही नहीं होगी तो ब्रिटिश सरकार एकदम जो है असहाय खड़ी हो जाती थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो सबने अवज्ञा आंदोलन ने लोगों के दिलो दिमाग पे एक ऐसा असर डाला कि उसने लोगों में राष्ट्रवाद को फैलाया, महिलाओं को घर से बाहर निकलकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, दलितों को आंदोलन में जोड़ा, आदिवासियों को आंदोलन से जोड़ा। तो इस तरह से सभी वर्ग के लोग जो है आंदोलन से जुड़ते चले गए। तो अब देखते हैं कि आंदोलन कैसे जो है कि अन्य क्षेत्रों में फैलता चला गया। ये तो आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ? गुजरात में। अब देखते हैं कि ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता है। खान, आज यहाँ पढ़ेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। मतलब जब पेशावर में क्या हो गया कि इसी आज सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है कि एक क्या था, एक भाग वहाँ था कि वहाँ पर भी लोगों ने जो ब्रिटिश नियम थे, कानून थे, उनको पालन करने से अपना पैर पीछे खींच लिया। अब जब पैर पीछे खींच लिया तो इसके बाद कांग्रेसी नेताओं को बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि ताकि इनके आंदोलन को क्या किया जाए, तोड़ा जा सके। लेकिन ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पर था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी फौजें उतारनी पड़ी। इस इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए। इनके जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे तो इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम खुदाई खिदमतगार था। वहाँ उस संगठन में से लोग क्या है जुड़ रहे थे और जुड़ के राष्ट्रवाद को पूरे
जो है कि उधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्र पहले भारत में था, तो वहाँ पर भी लोग अपना आंदोलन चला रहे थे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, और वो भी अहिंसक। सीमांत गांधी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी जी के ये अहिंसक के बड़े पुजारी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उन्होंने जो है कि पेशावर में अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाया। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। जो खुदाई खिदमतगार के जितने भी जो है कि सदस्य होते थे उनको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो लाल कुर्ती पहनते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मतलब ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जितना सक्रिय आंदोलन किए सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बताया जाता है कि एक बार तो पुलिस इनके जत्थे पर चढ़ गई कि अब इनको हम गोली मार देंगे। लेकिन उसी समय एक सिपाही जिसका नाम जयचंद्र था या कुछ ऐसे करके था, मुझे नाम पूरा स्पष्ट नहीं याद आ रहा है, तो उसने गोली चलाने से इन पर इनकार कर दिया कि हम जो है अहिंसा का आंदोलन करने वालों पर गोली नहीं चलाएंगे, वरना हो सकता अगर जनरल डायर जैसा कोई सैनिक होता तो हो सकता है कि अब खान अब्दुल गफ्फार खान की सभा पर गोलियां चलती और लाखों लोग मारे जाते उसमें। लेकिन उस चंद्र राव कुछ ऐसे नाम था, उसने जो है कि वो मेजर था, तो उसने कहा कि हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं बरसाएंगे। बाद में उस पर कार्रवाई भी हुई, बाद में उसको जेल भी भेजा गया। लेकिन उसने क्या किया, कहा कि हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये क्या एक संदेश था, ये संदेश था कि सेना में भी लोग अब जो है ये मानने लगे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन को हमें सपोर्ट करना है, हमें इस बात को सपोर्ट करना है कि जो गवर्नमेंट है वह लोगों का शोषण कर रही है, लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारी सरकार आएगी तो हमें ऊंचे ऊंचे पद दिए जाएंगे, हमें और बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमने बताया था ना कि 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने सेना में सुधार किया तो किसी भी भारतीय को केवल जो है कि एक छोटा सा पद से ऊपर बढ़ने नहीं देते थे। उनको कभी भी बड़े पद पर नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर इनको बड़े पद पर नियुक्त कर दिए तो ये जो है जनता के हित में काम करने लगेंगे और हमारी सुनेंगे नहीं। अब देखते हैं आगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस बीच 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। गोलमेज सम्मेलन बच्चों था कि ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि आप जितने भी भारतीय राजनीतिक दल हैं वो कहाँ आए, लंदन में आए, हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे और ये विचार विमर्श करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा भारत के स्वतंत्रता के बारे में विचार करेंगे, या भारत को कैसे स्वतंत्रता देनी है, या भारत में क्या सुधार करने हैं, या क्या राजनीतिक सुधार करने हैं, या लोगों को कैसे प्रतिनिधि देना है, इसके बारे में हम बैठकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। इस का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। वही साइमन कमीशन जिसके विरोध में लाला लाजपत राय जी को लाठियां मारी गई थी और हत्या लाठियां किसने बसवाई थी, सैंडर्स ने बसवाई थी, और जिसकी हत्या किसने की थी, भगत सिंह और कौन किया था, सुखदेव ने किया हुआ था या राजगुरु ने किया हुआ था। तो उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना था कि भाई इसे कैसे लागू किया जाए, क्या लागू किया जाए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस के ने कहा कि भैया ऐसा है कि जो साइमन कमीशन में लोग थे वो तो सब अंग्रेज थे और यूरोपीय थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी होगी वो अंग्रेज़ों के हित में होगी, वो भारतीय लोगों के हित में तो नहीं होगी। तो जब उसी रिपोर्ट पर हमें चर्चा करना है तो हम क्यों चर्चा करें या हम क्यों वाद विवाद करें आपसे। आप कुछ ऐसा नया प्रस्ताव लेके आइए ताकि जहां जनता को कुछ अधिकार दीजिए, कुछ उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दीजिए, उन्हें संसद में बोलने का हक दीजिए, उन्हें संसद में भाग लेने का हक दीजिए, उन्हें अपनी सरकार बनाने का हक दीजिए, तब तो हम आपसे बातचीत करें। अब आप बात कर रहे हैं किस पर, उस पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, तो वो तो अब बहुत दूर की बात हो गई है। अब देखिए आगे, ये गोलमेज सम्मेलन चला और प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, ख़त्म भी हो गया, 1930 में ख़त्म हो गया। अब जब
कांग्रेस की तरफ से कोई भाग लेने नहीं गया तो मतलब वो सम्मेलन, क्योंकि कांग्रेस जो है भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी उस समय, तो जब कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया तो ये मान के चलिए कि उस सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। इस तरह से मानिए कि वो गोलमेज सम्मेलन व्यर्थ चला गया, उसमें कोई जो है कि निष्कर्ष नहीं निकला। क्यों निष्कर्ष नहीं निकला? क्योंकि कांग्रेस ने उसने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी भारत की या उस समय की, तो इसलिए जो है कि कांग्रेस का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि यार ये तो हमारा जो प्रयास है वो विफल हो जाएगा, और ये कांग्रेस जब तक नहीं आएगी यहाँ बैठने या बातचीत करने, तब तक जो है हम ये जो है कि गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होगा, और जब सफल नहीं होगा तो हम कैसे आगे नियम या कानून बनाएंगे या कैसे नियंत्रण करेंगे। तो वो ये इसलिए नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आए। कांग्रेस जब आएगी तो हम उसी के माथे फोड़ेंगे कि कांग्रेस ने ही समझौता करवा के हमको भेजा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस को चाहते थे कि कांग्रेस आए, बातचीत करे, चर्चा करे, तब हम एक नया अधिनियम बनाएंगे। अब देखिए गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ। गांधी जी को हमने बताया था कि जैसे दांडी मार्च समाप्त हुआ वैसे उनको जेल में डाल दिया गया। आंदोलन बहुत तीव्र गति से बढ़ा, उधर उत्तर पश्चिम में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, उड़ीसा में हुआ, कर्नाटक में हुआ, तमिलनाडु में, मतलब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी जोर शोर से होने लगी। लोग यात्राएं करने लगे, लोग नमक कानून को तोड़ने लगे। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब गांधी जी को टेबल पर लाया जाए, बातचीत किया जाए, क्योंकि गांधी जी अगर लोगों को कहेंगे, समझाएंगे तो हो सकता है कि आंदोलन रुक जाए, वरना ये आंदोलन इतना गंभीर हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। तो 5 मार्च 1931 को सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई। इसने कहा कि ठीक है, गांधी जी ने कहा कि ऐसा जितने लोग अहिंसा कर रहे हैं, जिन्होंने कोई हत्याएं नहीं की या नहीं आगजनी नहीं की, कहीं तोड़फोड़ नहीं किया, उनको पहले आप छोड़िए। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्तुओं एवं शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकार भी मान लिए गए। मतलब ये कहा गया कि लोगों को नमक बनाने का अधिकार दीजिए। क्यों? क्योंकि पहले केवल कंपनी नमक बना सकती थी, भारतीय जनता जो है, भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते थे। तो गांधी ने कहा कि ऐसा है कि आप क्या करिए, नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को दीजिए कि वो अपना भी नमक बना सकते हैं। दूसरा, विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर आप विरोध करने का अधिकार दीजिए कि विदेशी वस्त्र जो है कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो आप उनको जेल में नहीं डालेंगे या उनको बंद नहीं करेंगे, लोग विरोध कर सकते हैं। शराब की दुकानों पर लोग धरना दे सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं उसे बंद करवाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आप अगर मान रहे हैं तो हम जो है कि इस आंदोलन को स्थगित करने के पक्ष में विचार कर सकते हैं। तब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर तैयार हो गई। मतलब तब अंग्रेज जो है कि इतना आतुर हुए थे, कितना पगलाए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप जो भी मांगे दीजिए, जो भी कहेंगे हम मान लेंगे। तो इरविन मान गया। देखिए कितनी बड़ी जीत है कि ब्रिटिश सरकार एक धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति की जितनी शर्तें थी उतनी शर्तें मान लिया। अब मान लिया तो गांधी जी भी थोड़ा सा आगे बढ़कर कहेंगे चलो ठीक है, हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर रहे हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर दे रहे हैं, और लंदन में जो तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, जो साइमन कमीशन पर चर्चा होनी है, रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, उस पर हम भाग लेने लंदन जाएंगे। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। असल में सफलता इसलिए नहीं प्राप्त हुई, गांधी जी चाह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए, हमें पूरी तरह से स्वराज मिले और जनता को क्या है, अधिकार मिले। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर जी आए, तो अंबेडकर जी ने कहा कि ऐसा जैसे मुस्लिमों को पृथक चुनाव
जो है लड़ने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह से हरिजन को भी पृथक चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। अब गांधी जी का तो माथा चकराने लग गया। उन्होंने कहा एक तो अभी हम जो है मुस्लिमों से लड़ ही रहे हैं, उनको किसी तरह से सोच रहे हैं कि वो हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ आ जाए, और एक दूसरा वर्ग हम तैयार कर रहे हैं हरिजनों का, जो हो सकता है कि अगर पृथक निर्वाचन हो गया तो वो भी हमसे छिटक जाएगा, और जब वो छिटक जाएगा तो आंदोलन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। पता लगा कि हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, उधर हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है। जब लड़ेंगे ये सब तो ब्रिटिश सरकार आज 10 साल नहीं 20 साल और भारत में राज कर सकती है। तो वो बड़ा गुस्सा के फिर चले आए, कहीं कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब गांधी जी जब आए तो उन्होंने फिर देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, सब इतना बढ़िया मूवमेंट चल रहा था, जो शर्तें हम मांगते ब्रिटिश सरकार को माननी पड़ती, लेकिन हमसे गलती हो गई। फिर उन्होंने 1932 में आंदोलन पुनः शुरू कर दिया कि आंदोलन हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः स्टार्ट करेंगे। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब आंदोलन एक बार खड़ा होता है, जैसे कहते हैं बॉन्डर जब एक बार खड़ा होता है ना, तो वो अलग ही उसका ताव होता है, अलग ही उसकी जो है फिजा होती है। लेकिन जब एक बार समाप्त हो जाए या बंद हो जाए और फिर सोचिए कि उसी लय के साथ, उसी जोश के साथ पुनः जो है कि आगे बढ़े, तो ऐसा हो नहीं पाता। और यही कारण था कि आप देखेंगे कि जब गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात कही तो उनको वो सफलता मिली नहीं, और अंग्रेज तब तक इतने हावी हो चुके थे कि गांधी जी को उठाए और जेल में बंद कर दिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। द्वितीय गोलमेज में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई कि भैया जो है कि दलित को अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को तो मुस्लिमों के अपने पृथक निर्वाचन दे दिया, हमारे न रहते हुए कांग्रेस ने मान लिया, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं तब तक दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं देने देंगे। मतलब पृथक निर्वाचन का मतलब ये था बच्चों कि दलितों के लोग जो है केवल दलित जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ता या संसद या विधायक चुनाव लड़ता उसी को वोट देने का अधिकार था। अन्य जाति के लोग अगर चुनाव लड़ते तो उनको दलित जो है वोट नहीं दे सकते थे। दलितों का जो है कि वोट वो केवल दलित सांसद या विधायक को दे सकते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि क्योंकि मुस्लिमों में ऐसा था कि मुस्लिम जो है वो केवल मुस्लिम सांसद या विधायक को वोट दे सकते थे और अन्य किसी मतलब जो है कि धर्म के लोग को वोट नहीं दे सकते थे। तो इससे क्या होता था कि बंटवारा हो रहा था। तो गांधी जी ने जो है आमरण अनशन कर दिया कि हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। गांधी जी बहुत जो है कि आमरण अनशन जब कर लिए तो उनकी हालत बहुत ख़राब होने लग गई। तो इसके बाद बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो है वो अंबेडकर के साथ आए, अंबेडकर के साथ बातचीत किए कि भाई आप ऐसा क्यों मांग कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों मांग कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे। तो वो भी आगे आकर उन्होंने समझा कि हाँ हो सकता है कि बाद में ऐसा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी से आके समझौता कर लिया, जिसका नाम था पूना पैक्ट के नाम से। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया कि जैसे अगर अब जो है ये कर दिया गया कि विधान जो है कि मंडलों में 147 सीटें वो दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई। 147 सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई कि केवल अब 147 सदस्य क्या होंगे, दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य किसी व्यक्ति को उस सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कहने का आशा है कि जब विधानमंडल बैठेगी तो उसमें 147 सदस्य कौन होंगे, दलित होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, उनको आरक्षण भी मिल गया। फिर देखिए पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। अब पृथक निर्वाचन का मतलब समाप्त हो गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, इसलिए आंदोलन जो है हम बंद करते हैं, और आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया। और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उत्थान में जुड़ गए। और उन्हें इतना सदमा लगा, इतना धक्का लगा कि उन्होंने
तुरंत जो है कि आंदोलन को बंद किया और बंद करने के बाद यह निर्णय लिया कि अब आज से हम क्या करेंगे, दलितों के उत्थान की बात करेंगे। जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक हम अपने पैर जो है कदम हम नीचे नहीं झुकाएंगे। हमको दलितों का उत्थान करना है, हरिजनों का उत्थान करना है। हमको उन लोगों के शोषित जो दमित लोग हैं उनको क्या है, बराबरी का हिस्सा देना है, बराबरी का मौका देना है। तो फिर वो जो है कि एक नया आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। फिर देखिए और भी जाने, महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप देखिए बंगभंग आंदोलन हुआ, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। दारू के ठेकों पर जो विरोध किया जा रहा था वो महिलाओं के द्वारा ही विरोध किया जा रहा था, क्योंकि उनके पति क्या थे, दारू पी के आते थे, उनको गाली देना, मारना पीटना सब करते थे। तो उनको लगता था कि हमको विरोध करना चाहिए। तो दारू के ठेकों पर सबसे ज़्यादा विरोध कौन किया, महिलाएं की। फिर वस्त्र, साड़ी नहीं पहनती थी, कहती थी कि ना 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 अंग्रेज साड़ी हमको नहीं चाहिए, ब्रिटिश से बनी साड़ी हमको नहीं चाहिए, कितनी महंगी हो हमको कम सस्ती साड़ी पहनेंगे, हम कम अच्छी साड़ी पहनेंगे, लेकिन जो भारत के द्वारा बनी गई साड़ी उसी को पहनेंगे। फिर देखिए अउआ आसफ अली नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गई। ये देखिए महिला, कितनी बड़ी बात थी कि महिला जो है कि नमक कानून तोड़ने के विरोध में वो जेल चली गई। तो वो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। ये दुर्गा भाभी थी जो जिन्होंने क्या किया कि भगत सिंह को किसी तरह से छुड़ाया जा सके, उन्होंने बहुत कोशिश की। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। मतलब कमला देवी चट्टोपाध्याय असहयोग आंदोलन में भाग लेती हैं। महिलाएं सब थी। देखिए भीकाजी कामा का कहना था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। उन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया। कौन पहला तिरंगा झंडा फहराया था? भीकाजी कामा ने। तो महिलाएं इस आंदोलन में पीछे नहीं थी। ये कोई कहे कि नहीं ये आंदोलन पुरुषों के द्वारा ही संचालित हो रहा था या पुरुषों के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा रहा था, तो ये क्या था, गलत था। ये आंदोलन महिलाओं के द्वारा भी आगे बढ़ाया जा रहा था। उन्होंने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शब्दावली देखिए, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह करना। जनाक्रोश, जनता का आक्रोश अथवा गुस्सा। तो बच्चों ये शब्द हो गया। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अब कल पढ़ेंगे।